करण कुलकर्णी ने अपनी आखिरी गिनहोनी चाल चल दी है, यानी कर लिया है शालिनी को किडनैप। अपने गुंडे भिजवा कर शालिनी का पीछा करवाया और सही मौका देखकर शालिनी को किडनैप करने की कोशिश करी। लेकिन यह लोग शायद भूल गए कि शालिनी कोई आम औरत नहीं, बल्कि यह भी बिल्कुल परशुराम की तरह एक एजेंट है। और जब यह बात परशुराम को पता लगी कि शालिनी पर एक जानलेवा हमला हुआ है, उस वक्त परशुराम ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करण कुलकर्णी से, जो कि याद कर रहा होता है कि किस तरीके से शिव प्रसाद देशमुख ने करण कुलकर्णी को धमकी दी। और उसके बाद जब परशुराम का भी करण कुलकर्णी को कॉल आया तो परशुराम और शिव प्रसाद देशमुख की आवाज में बिल्कुल वही दम था, जिससे मानो यह दोनों कोई अलग अलग शख्स नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। यही चीज बार बार करण कुलकर्णी को खाए जा रही थी। लेकिन जहाँ तक करण कुलकर्णी शिव प्रसाद देशमुख को जानता है, शिव प्रसाद देशमुख तो एक इंश्योरेंस एजेंट है और वहीं पर ही परशुराम एक स्पेशल ब्रांच का एजेंट है। यह दोनों एक कैसे हो सकते हैं? करण कुलकर्णी बार बार सबूत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सबूत नहीं मिलते हैं। इसीलिए वो थक हार के सीधे फोन घुमाता है शालिनी को। शालिनी इस वक्त कॉल उठाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है? करण कुलकर्णी कहता है कि मैं करण कुलकर्णी। करण कुलकर्णी का नाम सुनकर शालिनी वापस से भड़क जाती है। शालिनी कहती है कि आपको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हर दिन मुझे फोन घुमाने लग जाते हैं। उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि मैं यह पता लगा सकूं कि क्या तुम परशुराम को जानती हो। शालिनी साफ इनकार कर देती। शालिनी कहती है कि मैंने सिर्फ उसका नाम ही सुना है और उसके कारनामे सुने हैं। मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी, ना ही मैं उसको जानती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि वह इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी वो हम जैसे लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन आपकी आवाज में ऐसा डर क्यों लग रहा है? क्या आप डर गए परशुराम से? उस वक्त करण कुलकर्णी पूरा किस्सा बताता है कि किस तरीके से परशुराम ने गैर कानूनी तरीके से उसे डराने की कोशिश करी। यानी परशुराम ने सबसे पहले करण कुलकर्णी को कॉल किया और साफ तौर पे कह दिया कि अब कबीर की मौत होने वाली है। कबीर को हम जेल से निकालेंगे और यह कहेंगे कि कबीर जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और भागते भागते उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यह बात सुन के तो शालिनी भी डर जाती है, क्योंकि अभी तक शालिनी ने परशुराम के बारे में जो भी चीजें सुनी थी वो सारी चीजें अच्छाई के लिए थी। लेकिन यह तो गैर कानूनी काम है, यह तो गलत काम है। उसे एक परशुराम बताता है कि कुछ समय के बाद उसे वापस से कॉल आता है कि कबीर को जेल से फरार कर दिया गया है, यानी कबीर जेल से भाग चुका है। अब क्योंकि करण कुलकर्णी तो ये बात जानता है कि कबीर कभी जेल से भाग नहीं सकता, तो उसे वापस से परशुराम की बात याद आने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परशुराम ने कबीर को जेल से भगाया है और बाद में वो उसका एनकाउंटर कर दे। लेकिन हाँ, उसका एनकाउंटर नहीं होता है। इस बात से पहली बार करण कुलकर्णी बहुत ज्यादा डर जाता है। जब ये सारी बातें वह शालिनी को बता रहा होता है, उस वक्त शालिनी भी चुपचाप थी। शालिनी को जवाब नहीं देती, बस शालिनी इतना कहती है कि वह इस केस को वापस नहीं लेने वाली। करण कुलकर्णी कहता है कि ठीक है, तुम और परशुराम मिलकर मुझे कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं अपने बेटे को जेल की सलाखों से बाहर निकाल कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जमीन और आसमान एक क्यों ना करना पड़े। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना, भले ही करण कुलकर्णी डर जाएगा, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेगा। उसका बेटा कबीर कुलकर्णी जेल से बाहर जरूर आएगा। इस और हम देखते हैं शीतल को, जो कि सीधे फोन घुमाती है शिव प्रसाद देशमुख को। शीतल शिव प्रसाद देशमुख को कहती है कि हेलो, मैं शीतल बोल रही हूँ। उसी वक्त परशुराम कहता है कि वाह, आज शीतल को मेरी याद आ गई। बोलो बोलो, हुआ क्या है? उसी वक्त शीतल कहती है कि अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी के अभी शूट कर सकती हूँ। सिर्फ एक बुलेट लगेगी तुम्हारी खोपड़ी को आर पार करने के लिए। और उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम का गेम ओवर हो जाएगा, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। शिव प्रसाद देशमुख यानी परशुराम कहता है कि कर दो काम तमाम, एक बुलेट लग रही है ना, चला दो मेरे सर पे गोली और कर दो काम तमाम। लेकिन हाँ, ये फालतू की बात मुझसे मत करना। अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, फोकट में मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उसी वक्त शीतल कहती है कि सब्जी लेने के लिए जा रहे हो ना तुम? परशुराम कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? शीतल कहती है कि बांस की नजर है मेरी बांस की नजर, मुझे सारी चीजें पता है। और वैसे भी जिससे मेरे को प्यार है, जो मेरा क्रश है, उसके बारे में जानकारी रखना तो मेरी आदत है। और वैसे भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार शिव प्रसाद देशमुख को शालिनी ने नहीं बल्कि शिखा तलवार ने किया है। इसीलिए मुझे पता है कि तुम कब जाते हो, कब आते हो, किसके साथ रहते हो, क्या करते हो, सारी की सारी जानकारी। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें ही शूट कर दूं तो? शीतल जोर जोर से हंसने लगती है। शीतल कहती है कि तुम मुझे ढूंढोगे? तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि अच्छा, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मेरी दो आगे आंखें और दो पीछे भी है। शीतल कहती है इसका क्या मतलब है? उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मेरे पीछे एक ग्रे कलर की सीडान है, उसके पीछे वाली सीट पर एकदम कॉर्नर वाली साइड पे, वो भी लेफ्ट वाली साइड पे, आधा कांच खोलकर बैठी है शिखा तलवार। ये बात सुनकर शीतल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। परशुराम कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकता हूँ, लेकिन आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ शिखा, सुधर जाओ। इतना कहकर शिव प्रसाद देशमुख कॉल को काट देता है। लेकिन यहाँ पर शीतल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। शीतल कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है, आखिर इसको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? इसने तो पीछे पलट के देखा नहीं और यह रोड तो पूरी की पूरी सुनसान है, एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। आखिर इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? कुछ तो
करना पड़ेगा शीतल, कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरफ हम देखते हैं कबीर कुलकर्णी को, जो कि अपने दोस्त पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वह उसे परशुराम के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। आज से एक दिन पहले जब उसे वो स्पेशल एजेंट पकड़ के नहीं ले गए थे, उस वक्त तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं परशुराम को जानता हूँ, मैं परशुराम को छोड़ूंगा नहीं, एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊं उसके बाद मैं परशुराम की आइडेंटिटी पूरी दुनिया को बता दूंगा। लेकिन जब से स्पेशल ब्रांच वाले उसे वापस से छोड़ के गए हैं जेल की सलाखों के पीछे, तभी से उसने अपना मुंह बंद कर दिया है। उसने कह दिया कि वो परशुराम को नहीं जानता, वो तो अपना स्टेटमेंट तक बदल देगा। इस बात को लेकर कबीर कुलकर्णी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी दोस्त की गर्दन तक पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन फिर भी वह अपना मुंह नहीं खोलता क्योंकि उसे पता है कि वो कबीर और करण कुलकर्णी से तो बच जाएगा, लेकिन परशुराम वो उसे छोड़ेगा नहीं। एक तो उसके पास कानून की लीगल पावर है और दूसरा कि वो एक स्पेशल एजेंट है। वो कहीं से भी इस आदमी को ढूंढ के निकालेगा और इसे जान से मार देगा। इस वक्त तक आराध्या भी आ जाती है। आराध्या भी कबीर के दोस्त को कह रही होती है कि तुम अपना स्टेटमेंट मत बदलो, तुम्हें परशुराम के बारे में सबको बताना होगा। लेकिन वह तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। वो साफ तौर पे कह देता है कि मैं परशुराम को जानता ही नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में बता कैसे दूं, और तुम लोग मुझे परेशान करना बंद कर दो। इस तरफ हम देखते हैं करण कुलकर्णी को, जिसके सामने दीक्षित परिवार के कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए होते हैं। हालांकि दीक्षित परिवार जब भी करण कुलकर्णी से मिलने आता है वो घूम फिर कर एक ही बात बोल रहे होते हैं कि हमारी डील को कैंसिल मत करो, हमारा परिवार अब एक हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे, कबीर भी जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन करण कुलकर्णी इन सारी चीजों को अच्छे से समझता है कि जब तक कबीर जेल से बाहर नहीं आ जाता तब तक इनसे डील करने का कोई भी मतलब नहीं है। यह लोग बहुत ज्यादा मतलबी है, पूरा का पूरा दीक्षित परिवार मतलबी है। इसीलिए करण कुलकर्णी साफ तौर पे कह देता है कि सबसे पहले तो मेरा बेटा जेल के बाहर आएगा और उसका जेल से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन बाद मैंने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, एक बड़ी पार्टी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरे सारे के सारे बड़े बड़े नेटवर्क के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। उस वक्त कबीर का होना बेहद जरूरी है। कबीर और आराध्या मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरा बेटा और मेरी बहू नई उड़ान भरेंगे और इन सारे छोटे मोटे चिल्लर केसेस से उन्हें छुटकारा मिलेगा। इसीलिए कबीर का जेल से बाहर आना वो पार्टी से पहले बेहद जरूरी है। इस वक्त तक सक्षम कहता है कि लेकिन हम करेंगे कैसे, क्योंकि परशुराम तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। अरे हाथ धोकर क्या, वो तो नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि दो जने हैं जो कि परशुराम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली है शीतल और दूसरा है कबीर का दोस्त। इन दोनों ने परशुराम को देखा है, यहाँ तक कि शीतल और परशुराम तो साथ में रह भी चुके हैं। इसलिए शीतल का हमारे साथ होना बेहद जरूरी है। लेकिन वह शीतल हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल परशुराम की तरह हमसे छुप क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परशुराम और शीतल मिले हुए हैं मुझे भटकाने के लिए? लेकिन कबीर का दोस्त हमारा साथ जरूर देगा। उसी वक्त वहाँ पे आराध्या जाती है और कहती है कि नहीं देगा, कबीर का दोस्त हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि उसे परशुराम और उसके लोगों ने इतना डराया है, इतना धमकाया है कि वह अपना स्टेटमेंट बदलने को तैयार हो गया है। उसने तो यह तक कह दिया कि उसने आज से पहले परशुराम को देखा ही नहीं है और वो जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए भी तैयार है, लेकिन परशुराम की जानकारी बताने के लिए तैयार नहीं। खैर इन सारी ही चीजों के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से करण कुलकर्णी दीक्षित परिवार को धमकी देता है और कहता है कि अगर मेरा बेटा जेल के बाहर नहीं आया ना तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे तो अभी बहुत कम ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, तुम्हारी पूरी कंपनी पे मैं ताला लगवा दूंगा, और इतना ही नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारा घर तक छीन लूंगा, पूरे दीक्षित परिवार में आग लगा दूंगा। इसीलिए मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी केवल और केवल मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है, नहीं तो कबीर के साथ साथ पूरे दीक्षित परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम तो कितने अच्छे से जानते हो करण कुलकर्णी इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैं अपने शब्दों से कभी मुकरता नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि सक्षम जिन स्पेशल ब्रांच वालों ने तुम्हें पकड़ के मारा था ना वो मुझे एक मिनट भी वहां पर नहीं रोका। ये पावर है करण कुलकर्णी की। इस तरफ हम देखते हैं मल्हार दीक्षित को, जो कि सीधे फोन घुमाता है शालिनी को ताकि वह शालिनी से बातचीत कर सके और एक बार और शालिनी को समझा सके। लेकिन फोन उठाती है पीहू फोन उठा के ही समझ जाती है कि यह फोन तो दुष्ट नाना जी का है, इसीलिए वो उन्हें कहती है कि मम्मा दुष्ट नाना जी का फोन है। ये बात सुन के मल्हार दीक्षित बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। एक तो पता नहीं दीक्षित परिवार की क्या समस्या है, इन्हें एक छोटी सी चीज इतना ज्यादा गुस्सा दिला देती है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते हैं। चाहे वो आराध्या हो, चाहे वो आयुषी हो, चाहे वो मल्हार दीक्षित हो, मनीष दीक्षित हो। चलो मनीष दीक्षित तो थोड़ा समझदार भी है, लेकिन उसके अलावा सभी लोगों को अगर कुछ भी कह दिया जाए तो इनका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और ये फिर ऐसे ब्लंडर करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं जितनी तो एक चौथी क्लास का बच्चा भी नहीं करता। इसलिए मल्हार दीक्षित जो कि शांति से शालिनी से बात करना चाहता था, पीहू के सिर्फ दुष्ट नाना जी कहने से ही वो इतना गुस्से में
आ जाता है कि वो शालिनी को धमकी देने लगता है। तो शालिनी को कहता है कि शालिनी, मैंने तुम्हें आज से 8 साल पहले 12 साल पहले ही तुम्हें मैंने समझाया था कि तुम्हें इस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, ना ही तुम्हारे बच्चों में संस्कार है और ना ही ये तुम्हें 2 वक्त का खाना दे पा रहा है। शालिनी कहती है कि डैड, आप बार बार मेरे पति को ह्यूमिलेट करने की कोशिश क्यों करते हैं? वो बहुत मेहनत करता है लेकिन कभी भी करण कुलकर्णी जैसे लोगों के तलवे नहीं चाटता। हमें भी करण कुलकर्णी ने लाखों करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन हमने हमारे बच्चों को चुना, हमने हमारी परिवार की खुशियों को चुना। इसीलिए आज हम लोग खुश हैं और आप लोग परेशान हैं। आप लोग बार बार इस चौल में रहने वाली लड़की को कॉल क्यों कर रहे हैं? पिछले 8 से 10 साल से तो आपने कभी कॉल नहीं किया। उस वक्त मल्हार दीक्षित कहता है कि करण कुलकर्णी के बेटे को तुम्हें जेल से बाहर निकालना होगा शालिनी, नहीं तो करण कुलकर्णी तुम्हारे बच्चों को कभी भी जिंदगी ढंग से जीने नहीं देगा। तुम्हारे बच्चों का भी अधिकार बनता है कि वो अच्छे से जिंदगी जिए। शालिनी कहती है कि हमारे बच्चों का जो अधिकार बनता है ना, वो हम उन्हें दिला देंगे डैड, और आपको इस मैटर के बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इस मैटर के बीच में आते रहे ना, तो मेरा जो आपसे लगाव है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे तो वैसे ही आपसे डरते हैं और शिव तो आपके घर में पांव रखना तक पसंद नहीं करता। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट लेती है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।